सेमेस्टर का पेपर है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल। हेलो हेलो, मेरी आवाज दे रही है? आवाज आपकी आ रही प्लीज मैम, इन्फॉर्म मी। आवाज आपकी आ रही मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि हमारा डिप्लोमा का वीआई का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एक प्रैक्टिकल पेपर है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल का पेपर है। इसमें हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टीएलएम बनाने हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है। जैसा कि प्रैक्टिकल होता है तो हम केवल उसको प्रैक्टिकल ही हम सोचते हैं कि खाली हमें उसमें टेलम बनाना है और हमारा काम वो खत्म हो गया, दो टेलम ने हमारा वो काम खत्म हो गया। लेकिन उस प्रैक्टिकल के बाद उसका एक वाइवा भी होता है। वाइवा में पूरा थ्योरेटिकल हम उसमें क्वेश्चंस करते हैं, बच्चों से उसका उत्तर लेते हैं, उनकी नॉलेज कितनी है उस टॉपिक पर जो उन्होंने बनाया है या उस विषय पर कितना उनको ज्ञान है, उसका आंकलन हम उसमें वाइवा के दौरान करते हैं। जैसा कि टेलम के बारे में अगर हम बात करें तो टेलम का जो आपका पेपर है वो केवल डिप्लोमा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आपने देखा कि जो होता है उसके बिना हम टीचिंग की कल्पना भी नहीं करते। जब हम क्लास में अपने छोटे बच्चों के स्कूल देखे होंगे तो पर आपने देखा होगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स, चित्र या टॉयज वगैरह रखे रहते हैं। वो क्या है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि बच्चे उसको प्रैक्टिकली देख के सीख सके। अगर वही चीज आप बच्चों को थ्योरेटिकली समझाएंगे कि एक हाथी होता है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके दो मतलब चार टांगे, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही चीज आप उसको के मन से समझाएंगे, पहले उसको बच्चे को करवा देंगे, उसके बाद हाथी, तो बच्चे की जो मेमोरी है वो उसमें हमेशा के लिए फिट रहेगा कि हाथी का जो स्ट्रक्चर होता है या गुलाब का जो स्ट्रक्चर होता है या और भी चीज आप बच्चे को करवा चाहते हैं, उसको हम देना चाहते हैं, उसके टेलर देंगे तो वो सटीक उसमें मतलब उसका ज्ञान बच्चे को जो लाइफ टाइम तक उसके रहता है। इसलिए छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि पूरे टेलम से सब चीजें भरी रहती है, क्लासरूम भरे रहते हैं। सिर्फ उसी की बात नहीं कर सकते, हम जब अपने व्यवहार में परिवर्तन करते, व्यवहार में जब किसी को देखने के बाद चीज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो वो जो परिवर्तन आ रहा है वो भी हमारे लिए टेलम का ही करता है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। जैसे हम अपने पेड़ को देख, घर में कोई आता है तो नमस्कार करते हैं, बैठने को कहते हैं, तो जब हम उस चीज को देखते हैं, सीखते हैं, तो वहां पर जो चीज है, जो काम कर रहे हैं वो हम, लेकिन हम चीज को नहीं समझ पाते और वो चीज बचपन से लेके हमेशा ये में मतलब एक तरह से सेट हो जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर हर प्रैक्टिकल पेपर के पीछे उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, वाइवा होता है, उस संबंधित हम कुछ डिस्कशन करेंगे, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, ताकि जब के एग्जाम के समय आपका होता है तो आपकी दिन आए, आप उसका उत्तर दे सकें। कभी कभी कि आप बना लेते हैं, जब वहां हो जाते कि कहते किसी, तो आप जो प्रोडक्ट ने बनाया होता है आप ये टीएलएम, लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसकी गहराई होती है, हम नहीं बता पाते। ठीक है, क्लास है, इस क्लास में मैं आपको प्रश्न के बारे में बताऊंगी और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं उससे रिलेटेड और लेकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाइवा होता है, उससे पहले यही आता है कि शिक्षण सामग्री किसे कहते हैं या उससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो जो शिक्षण सामग्री, सॉरी मैम, आप थोड़ा सा डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करिए, आपकी आवाज फंस रही है। आवाज नहीं आ रही सर? हेलो, आवाज आपकी बीच बीच में कट रही मैम, आवाज आपकी बीच बीच में कट रही है।
एक्चुअली मेरा नेटवर्क कभी कभी चला जाता है। थोड़ा सा डायरेक्शन जहां आप हेलो। हैं वहां थोड़ा सा दाहिने या बाएं डायरेक्शन करें। हाँ, मैंने चेंज किया है अब डायरेक्शन। जी, अब कंटिन्यू हेलो। करें, मैं देखते हैं, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका माइक दोनों म्यूट हो गया है मैम। हाँ, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज है, बोलिए। हम वाइवा के आगे जो होता है उससे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पेपर जाते हैं, एग्जामिनर हमसे पहले यही पूछते हैं कि सामग्री किसे कहते हैं, उससे क्या तात्पर्य होता है। तो उसमें होता है कि जब भी हम किसी भी किसी भी सामग्री का उपयोग करते हैं और उस हमारे व्यवहारिक परिवर्तन में भी मतलब चेंज होते हैं, उसको कहते हैं। अध्यापक अपने उद्देश्यों के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन के लिए छात्र आता है। मतलब जो भी चीज हम डिफिकल्ट लगते हैं, हम बच्चे को जो भी थ्योरेटिकल देना आते हैं, उसके लिए टीचर जो भी उपयोग समझते हैं, उसके लिए जो भी टीएलएम बनाते हैं, तो बनाने के बाद उसका प्रयोग करने के बाद छात्रों में जो भी परिवर्तन आता है उसको हम टीएलएम कहते हैं। अतः शिक्षण व अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण को संगठित किया जाता है। व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, जो कि कौशल सुधार, अनुभूतियों की गहनता, दृष्टिकोण विकास, ज्ञानार्जन तथा अवबोध विस्तार इत्यादि है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि छात्र में ये परिवर्तन नहीं होते हैं तो ये माना जाता है कि अधिगम नहीं हुआ है। देखिए, अगर हम किसी भी टीएलएम का प्रयोग नहीं करेंगे, टीएलएम केवल छोटी क्लासों में ही नहीं, हम हाईएस्ट क्लासों में भी, जो हमारी माध्यमिक की शिक्षा होती है या हमारी यूनिवर्सिटीज की जो क्लासेस होती हैं, उसमें भी हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं। और टीएलएम का प्रयोग करने के बाद जो हमारा परिवर्तन आता है, जो हमें शिक्षण ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है। व्यवहार परिवर्तन को स्पष्ट व दृष्टिगत करने के लिए शिक्षण में सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ये पुस्तक की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति के साधन है। मतलब देखिए, जो थ्योरेटिकल चीज आप पढ़ के समझते हैं, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, उसको समझना उतना सटीक नहीं रहता है जितना कि हम किसी को देखकर, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रेडियो में कोई चीज सुनी, कोई भी इफेक्टेड न्यूज सुनी, तो न्यूज़पेपर की अपेक्षा जो चीज आप सुनेंगे या देखेंगे वो ज्यादा इफेक्टेड होगी। ठीक है, यही वो कहना चाह रहे हैं। इन्हीं सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सामग्री की संज्ञा दी गई है। अधिगम के प्रति सक्रिय रहकर ही छात्र अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए शिक्षण के स्तर पर विभिन्न साधन जुटाए जाते हैं। मतलब जो अधिगम होता है, मतलब जो लर्निंग होती है, उसको उसके द्वारा, टीएलएम के द्वारा ही छात्रों में परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके लिए छात्र, जो शिक्षक होता है, वो किसी भी सामग्री का, जो सटीक उसकी जैसी सामग्री होती है, उसका प्रयोग कर सकता है, जिससे पाठ्य वस्तु स्पष्ट तथा सुबोध बन जाए और छात्र उसमें क्रियाशील रहे। जो टीएलएम होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के लिए, या जो भी चीज जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको बहुत सटीक ज्ञान देते हैं। उसकी वजह से जो छात्र होते हैं वो क्लास में क्रियाशील बने रहते हैं। सपोज दैट अगर आपको साइंस तो बिना टीएलएम के हो ही नहीं सकती, तो अगर हम साइंस का कोई चित्र जो है हम अगर ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं, या हम उसको स्पर्शीय रूप में लेकर आते हैं, 3D मॉडल के रूप में या 2D मॉडल के रूप में बच्चों के समक्ष लाते हैं, तो जो टीचिंग होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, बोरिंग नहीं होती है, और बहुत सटीक ज्ञान बच्चों के को समझ में आता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या टीएलएम केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आवश्यक है या साइटेड के लिए भी आवश्यक है? नेसेसरी, ये दोनों बच्चों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि टीएलएम ही एक ऐसी चीज होती है कि जिसके माध्यम से हम एक सटीक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो टीएलएम, जो साइटेड बच्चे होते हैं,
उनकी जो किताबें होती हैं उसमें भी चित्र बने रहते हैं। वो चित्र जो होते हैं वो टीलेम ही होते हैं, टीलेम का प्रयोग ही करते हैं। लेकिन साइटेड बच्चे जो होते हैं वो उसको चित्र को देखकर बहुत आसानी से उसको पढ़ के चित्र को समझ के उस चीज को समझ लेते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे या विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए हमें 3D मॉडल या 2D मॉडल जो भी सटीक बैठता है चित्र के अकॉर्डिंग वो हमें बनाना होता है, ताकि बच्चे उसको स्पर्श करके उसको क्या नाम है ध्यान से समझ के जो टॉपिक हम साइंस में या ज्योग्राफी में या किसी भी उसमें समझाने जा रहे हैं या एनवायरनमेंट में जो भी हम समझाने जा रहे हैं बच्चा वो उसको सटीकली समझ सके। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो हमारा आता है वाइवा का वो ये आता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है और महत्व क्यों होता है। ठीक है। तो इसमें यह है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता हमको इसीलिए पड़ती है कि उसके माध्यम से अगर हम बहुत कम मात्रा में बच्चे को समझाते हैं या कोई चीज मान लीजिए हमारे बताते समय छूट जाती है तो बच्चा उस चित्र के माध्यम से या उस टीलम के माध्यम से उसको स्पर्श करके या देखकर सटीक जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास करना होता है। अधिगम में छात्र क्रियाशील रहते हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया संपादन में उनका पूरा सहयोग रहता है। शिक्षक यह प्रयास करता है कि नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर दिया जाए जिससे प्राप्त अधिगम का स्तर छात्रों की ग्रहण शक्ति के अनुसार हो सके। ठीक है। अब ये है कि इसका महत्व क्या होता है, मतलब जब भी हम अधिगम करते हैं कक्षा में, जब छात्रों के बीच में और टीचर्स के बीच में क्रिया चलती है, आपस में कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें टीएलएम का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि जब हम टीएलएम लेकर जाते हैं क्लास में तो जो पाठ होता है, जो हम प्रकरण समझाने जा रहे हैं वो बहुत सजीव हो जाता है, सरल हो जाता है और समझने में बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। आपने खुद देखा होगा कि जब आपकी टीचिंग चलती है, आप अपनी टीचिंग कराने इससे पहले गए थे, आप सेकंड सेमेस्टर में अब हैं, कुछ बच्चे फोर्थ के भी आ रखे हैं, तो आपने देखा है कि जब आपने थर्ड सेमेस्टर तक या फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप टीचिंग कराने गए थे तो आप अपने साथ टीएलएम लेके गए थे। तो जब आप टीएलएम लेके गए तो आपने देखा कि आपकी जो क्लास है वो कितनी इंटरेस्टेड हो गई है, बच्चे कितने एनर्जेटिक हो गए हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत आपने देखा होगा कि बाई चांस आप किसी दिन टीएलएम नहीं बना पाए या गलती से उस टॉपिक पर आपको टीएलएम समझ में नहीं आया क्या होना चाहिए, तो आपने देखा होगा कि क्लास कितनी बोरिंग हो गई है, बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम किसी टीएलएम को लेके क्लास में जाते हैं तो जो प्रकरण होता है वो बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। कठिन से कठिन चीज को भी हम टीएलएम के माध्यम से बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत सहजता से समझा सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है छात्र में संवेगात्मक विकास सहजता के साथ विकसित किया जाता है। संवेगात्मक विकास से यहाँ मतलब ये है कि जो भी इमोशनल या जो भी वो चीज हमको डेवलप करनी होती है बच्चे के अंदर, वो बहुत इजिली हम क्या नाम है डेवलप कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें टीएलएम प्रयोग की, तो छोटी क्लासेस जो प्राइमरी की क्लासेस जहां तक होती है 14 इयर्स एज तक, वहां तक टीएलएम बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि वही बच्चे की लर्निंग एज होती है, उसी में बच्चा सीखता है, समझता है और सटीक ज्ञान प्राप्त करता है। तो उसमें संवेगात्मक विकास उसी एज के दौरान होता है। तो टीचर्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस एज तक के बच्चों के लिए प्रकरण को ध्यान में रखते हुए छात्रों की रुचि के अनुसार और सहजता से जो टीचर्स बना सकते हैं टिकाऊ मजबूत टीएलएम बनाना चाहिए।
उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पाठ में रुचि उत्पन्न होती है। जैसा कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि कोई भी चीज आप अपने को ही देख लीजिए कि अगर अभी इस समय प्रेजेंटेशन हो रहा होता तो आपकी रुचि कुछ चेंज होती, आप कुछ और रिएक्ट करते, लेकिन अभी मुझे केवल प्रैक्टिकल का थ्योरेटिकल पार्ट लेना था, इसीलिए मैं अभी प्रेजेंटेशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर इस समय होता तो आपकी रुचि डिफर होती। मैं सही कह रही हूँ? उसके बाद है इसके माध्यम से प्रभावी शिक्षण किया जाता है। वही तात्पर्य आता है कि जो हमारी सीखने की जो क्षमता होती है, जो सिखाने का प्रभाव होता है या जो हम सिखाना चाह रहे हैं, वो टेलिम के माध्यम से हम बहुत सटीक बता सकते हैं, बहुत कम शब्दों में हम उसको बता सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा उसको खुद स्पर्श करेगा तो आपके बोलने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपनी उंगलियों के माध्यम से या अपनी देखने की शक्ति के माध्यम से, जो साइटेड बच्चे होते हैं, उस चीज को रीड करेंगे और फिर अगर उनको उसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपसे पूछेंगे। तो सोचिए कि टेलिम कितना सहयोग एक टीचर का कर रहा है। मतलब आधा अगर देखा जाए तो आधी टीचिंग तो टेलिम ही कर देता है, जो क्लास में टीचर लेके जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ज्ञान को बोधगम्य बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक के शिक्षण, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं छात्र के अधिगम तीनों में वृद्धि करता है। इसका तात्पर्य मतलब क्या है कि जो शिक्षक शिक्षण कर रहा है, मतलब जो समझा रहा है, और जो विषय वस्तु है यानी कि जो प्रकरण है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, और जो छात्र सीख रहा है, वो तीनों में ही वृद्धि होती है। टीचर शिक्षा मतलब टेलम का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली रूप में दिखाते हुए, समझाते हुए, स्पर्श कराते हुए उसका प्रस्तुत करता है, प्रस्तुतिकरण देता है। और छात्र जो है स्पर्श के माध्यम से या देखने के माध्यम से या जो भी उसका माध्यम रहता है उसके माध्यम से वो बहुत सटीक अधिगम ज्ञान प्राप्त कर पाता है। एकदम मतलब सटीक जो होता है, जो उसको आगे तक याद रहता है, वो आप ध्यान रख पाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वो है नेक्स्ट पॉइंट है छात्र में क्रिया के सिद्धांत का विकास होता है। मतलब कि जो छात्र होते हैं वो स्वयं करने की, उनके अंदर ये चेष्टा आती है कि हम भी टीएलएम बनाएं, इस तरह का हम भी बनाएं। या टीचर्स के अंदर ये होता है कि हम इस तरह से लेके बना के नई नई वो चीजें आती हैं, उसका सिद्धांत का भी विकास होता है। उसके बाद है ज्ञान, नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान की धारण शक्ति में वृद्धि होती है। मतलब जो ज्ञान होता है, देखिए छोटी जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो एज होती है वो लर्निंग एज होती है जब हम 8th स्टैंडर्ड तक, 10वीं स्टैंडर्ड तक हम जब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो एज हमारी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। आप सब बच्चे भी उसी एज के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एज इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उसमें जो टीएलएम होता है वो बहुत ज्यादा सहायता करता है। यानी कि जो आप टीएलएम बनाएंगे उसके माध्यम से जब आप बच्चे को उस चीज को समझाएंगे तो जो उनके ज्ञान की जो शक्ति होगी या ज्ञान में जो वृद्धि होगी, उसका मतलब एक अलग ही प्रभाव बच्चे में पड़ेगा, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। मतलब छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जो चीज आपने टीएलएम के माध्यम से बच्चों को मतलब समझाई है या पढ़ाई है, वो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो चीज आपने सपोज दैट बच्चे को दिखाई है, अगर वो नेचुरल ऑब्जेक्ट से कहीं मैच करती है या कहीं पर वो बाहर जाते हैं तो तुरंत वो उस चीज को रीड करते हैं कि ये हमारे टीचर ने हमको कल ये चीज दिखाई थी, देखो हमको ये चीज यहाँ दिख गई। तो एकदम कल क्लास में सीखी हुई और बाहर एकदम से उसको नजर में देखा हुआ एकदम सटीक बैठता है और वो ज्ञान उनके अंदर मतलब कहीं ना कहीं विकसित होने लगता है। उसके बाद हमारा वाइवा का तीसरा क्वेश्चन आता है। अगर जो टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नेचुरली सी बात है, सब बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि शिक्षण जो हमारे टेलम होते हैं उसके प्रकार क्या होते हैं। मतलब टेलम कितने प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा वाइवा का रहता है।
तो उसमें जो टीएलएम होता है उसके दो प्रकार होते हैं। जैसे हम ब्रेल लिखते हैं तो ब्रेल में भी मतलब जो उपकरण है उसके भी दो प्रकार हैं, वैसे ही इसमें भी टीएलएम के भी दो प्रकार हैं। पहला है परंपरागत ट्रेडिशनल, और दूसरा जो प्रकार है वो है तकनीकी टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो पहला है परंपरागत। परंपरागत में क्या होता है, जो बरसों से चला आ रहा है, जैसे टीवी हो गया, ठीक है, जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टीवी भी हमारे लिए टीएलएम का प्रयोग करता है। आज आप देख रहे हैं कि कोविड की समस्या चल रही है, पूरा भारत उस समस्या से जूझ रहा है। तो देखिए जो सरकार है उसने दूरदर्शन चैनल पे छोटे बच्चों के लिए, इंटर के लिए क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मतलब रेडियो, श्रव्य में रेडियो भी आ गया। रेडियो के माध्यम से देखिए, पहले के जमाने में जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो हम न्यूज सुना करते थे, रेडियो बहुत चला करते थे, या कोई चीज के माध्यम से हम पढ़ते थे। आज भी टॉकिंग बुक्स होती हैं, टॉकिंग बुक्स के माध्यम से जो बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वो स्टडी करते हैं, तो वो उनके लिए टीएलएम का ही प्रयोग करता है। टीएलएम का मतलब ये नहीं है कि आपने एक कोई चीज बनाई, या अगर आपने नहीं बनाई तो वो टीएलएम नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज आपको ज्ञान दे रही है, जिसके माध्यम से आपको ज्ञान मिल रहा है, सटीक ज्ञान मिल रहा है, स्पष्ट ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान में सहयोग कर रहा है, वो टीएलएम का ही काम करता है। तो जैसे श्रव्य में आ गया, आपका पहला प्रकार है श्रव्य, तो उसमें आ गया आपका ये क्या नाम है, रेडियो आ गया। ठीक है, रेडियो आ गया, टेप रिकॉर्डर्स आ गए हैं, कैसेट्स आ गई। दूसरा है हमारा प्रकार दृश्य अधिगम। दृश्य अधिगम के अंदर आगे ये आपके प्रकार टीवी आ गया, है ना, उसमें वीडियो भी आता है जिसके माध्यम से हम सीख रहे हैं, कोविड की समस्या में हम इसको झेल ही रहे हैं। फिर तीसरा प्रकार होता है दृश्य श्रव्य अधिगम सामग्री। दृश्य श्रव्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, जो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल हम स्लाइडर के माध्यम से पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो वो दृश्य श्रव्य अधिगम सामग्री होती है, जिसके माध्यम से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका जो दूसरा प्रकार है वो है तकनीकी। तकनीकी के अंदर भी हमारे तीन प्रकार होते हैं। पहले है साधारण, कठोर, फिर है कठोर, फिर है मृदु। तकनीकी में जो पहला है साधारण प्रकार, उसमें हमारे स्लाइडर प्रोजेक्टर्स आते हैं, ओवरहेड आते हैं, प्रोजेक्टर आते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आज का जो तकनीकी युग है वो इतना ज्यादा ब्रॉड हो चुका है, इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि अब हम लोग जो क्लासेस लेने लगे हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से हम क्लासेस लेने लगे हैं। ठीक है, उससे जो बच्चे का जो ज्ञान होता है, जो हम वर्बली बोल के लिखवाते हैं, जो हम वो करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग, कहीं ज्यादा सटीक जो है वो है प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना। इसीलिए नए युग में, आने वाले युग में प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाएगा। देख लीजिएगा आप, आने वाले समय में ये जो माध्यमिक की कक्षाएं हैं, जो छोटी प्राइमरी की कक्षाएं हैं, इनमें भी कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होने लगेगी। गवर्नमेंट का केवल एक यही उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं अच्छी से अच्छी और सटीक शिक्षा प्राप्त कर सके। तो सटीक शिक्षा प्राप्त करने में टीएलएम का बहुत बड़ा रोल होता है। और टीएलएम में क्या ना, हेलो हेलो, टीएलएम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टीएलएम में स्लाइडर हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो है कठोर। कठोर के अंदर आता है रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर। आपने देखा होगा आज जो हमारी जो प्राइमरी की क्लासेस हैं उनमें भी जो क्या नाम है, कॉन्वेंट स्कूल है, उनमें छोटी क्लासेस से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी है। वो किस लिए दी जाती है, ताकि बच्चा तकनीकी युग में जी रहा है, तकनीकी क्षेत्र में जी रहा है, तो वो कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सके। कंप्यूटर के माध्यम से अगर उसको किसी चीज का सर्च करना है, अपनी जो अगर कोई अगर स्टडी करनी है तो वो उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, किसी पे डिपेंड ना रह सके, बच्चे को सटीक ज्ञान प्राप्त हो सके। इसीलिए कॉन्वेंट स्कूलों में देखिए बहुत पहले से छोटी क्लासेस से ही
कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा उन बच्चों को ड्राइंग करना सिखाते हैं, वो बच्चे कितनी अच्छी ड्राइंग, तो ये जो ड्राइंग करना बच्चों को सिखाते हैं ये भी टीएलएम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टीएलएम नहीं है, वो इसीलिए सिखाया जाता है कि बच्चों की जो सृजनात्मक कौशल है वो बच्चों का डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे सृजनात्मक कौशल को डेवलप करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है, तो वो एक तरह से टीएलएम का ही काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारा मृदु, जो हमारा तकनीकी का थर्ड श्रेणी है वो है मृदु। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, चित्र आते हैं, ग्राफ आते हैं, चार्ट आते हैं, मानचित्र आते हैं, पोस्टर आते हैं। आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ग्राफ के माध्यम से हम समझाते हैं। ठीक है, और हमको कहीं जाना होता है तो हम जो मानचित्र देखा होगा आपने, मैप्स लगे रहते हैं, क्या नाम है, एरो बने रहते हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या नाम है उसी का टीएलएम का प्रयोग करते हैं कि हमको डायरेक्शन बताते हैं। लेकिन ये तकनीकी युग का मृदु श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि वो उससे डिफर है तो वो उसी के अंतर्गत, लेकिन क्या नाम है वो क्या नाम है हमको डायरेक्शन बताने के उसमें काम आता है। देखिए, हमने देखा, आपने मैथ्स में देखा होगा कि जो क्या नाम है स्टैटिक्स होती है उसके अंदर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, है ना, आयत वगैरह के जो हम बनाते हैं, बारंबारता वगैरह के जो बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, और ये सब क्या होते हैं हमारे लिए टीएलएम का ही काम करते हैं। क्योंकि जो चीज हम मैथ्स में आपने देखा होगा, जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम कभी भी वर्बली नहीं समझाते हैं कि हम वर्बली समझाएंगे कि इसका हॉरिजेंटल इतना है, वर्टिकल इतना है तो इतना नहीं, हम उसको कभी भी वर्बली नहीं, हम ग्राफ के माध्यम से उसको समझाते हैं। यहाँ तक कि आज की डेट में अगर आप किसी डॉक्टर के पास, अगर आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी बॉडी का क्या नाम है, आप कितने स्वस्थ हैं, आपका हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, उसको भी वो ग्राफ के माध्यम से ही बताते हैं, ग्राफ के माध्यम से ही सिखाया जाता है। तो ये भी एक टीएलएम का ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वाइवा का अलग, वो ये आता है कि जो हमारे टीएलएम होते हैं उनको मतलब बनाने के, उनको उनका निर्माण करने के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, आपसे मान लीजिए वाइवा हो रहा है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपसे पूछ लेता है कि टीएलएम निर्माण के सिद्धांत बताइए, तो उस समय हम इतना परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ लिया। हमें मालूम होता है कि ये पूछा है, हम जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन उसके ऊपर की जो सटीक लैंग्वेज होती है, जो उसकी हेडिंग होती है, जो सटीक मतलब वो होता है, वो हमें नहीं मालूम होता कि इसके अंदर ये आएगा। ठीक है, तो इसके सिद्धांत, टीएलएम के भी सिद्धांत होते हैं। हर चीज को बनाने के लिए सिद्धांत, जैसे पढ़ाने के भी सिद्धांत होते हैं, आप बिना सिद्धांत के कोई काम नहीं कर सकते, वैसे टीएलएम को बनाने के भी सिद्धांत होते हैं। तो पहला होता है द्विगुणन का सिद्धांत। ठीक है, आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका आया था उसमें, आपका इम्प्लीकेशन का पेपर आया था, उसमें ये सिद्धांत थे, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, लेकिन हमारे माइंड से उतर जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है। तो आज जब मैं रिपीट करूंगी तो आपको ध्यान में रहेगा। तो फर्स्ट हमारा था द्विगुणन का सिद्धांत। उसके अंतर्गत ये आता है कि एक ही सामग्री की, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी हमें टीएलएम बनाना है, उसकी हम कई सारी प्रतियां बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेल में लिखी एक कविता की कई प्रतियां बना सकते हैं, थर्माफॉल मशीन की से कई आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्विगुणन का सिद्धांत, मतलब एक ही उसकी हम कई चीजें बना सकते हैं। उसके बाद हमें हमारा जो सेकंड सिद्धांत आता है वो आता है रूपांतरण का सिद्धांत। ठीक है, रूपांतरण के सिद्धांत में ये होता है कि क्या नाम है, हम जो भी चीज बना रहे हैं उसका रूप बदल सकते हैं। मतलब बच्चे की जो वो है, रुचि है, या जो अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को सुनने का शौक है, वो सुन के ज्यादा सटीक समझ सकता है, तो 3D बनाने की बजाय हम उस चीज को क्या नाम है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टीएलएम आप बना रहे हैं, जिस विषय का आप बनाने जा रहे हैं, वो कितना
वर्बली कितना सटीक रहेगा समझाने में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट है, जो हम केवल 3D के माध्यम से ही समझा सकते हैं, हम उसको क्या नाम है बोल के या स्पर्श उसके श्रवण के माध्यम से हम उसको नहीं समझा सकते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा छोड़ देने का सिद्धांत। छोड़ देने का सिद्धांत हमें बहुत ही क्या नाम है रियल सिचुएशन में करना चाहिए कि उसको छोड़ दें, क्योंकि देखिए हमारा लक्ष्य यही है कि सबको समान शिक्षा दी जाए, किसी भी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। तो जो हमारे एनसीईआरटी का या बेसिक का जो भी शिक्षा की जो किताबें चलती हैं, जो भी हमारा रहता है, उसमें से हमें छोड़ने का अधिकार नहीं होता है। कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी ब्लाइंड बच्चे को हम समझाना चाह रहे हैं, बहुत ऐसे माध्यम से, बहुत इजी माध्यम से हम उसका रूपांतरण करके या उसका क्या नाम है वो करके उसको हम चेंज करके बच्चे को उसको समझा सके। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए कि मतलब कंडीशन नहीं बन पा रही है, जैसे गणित का विषय होता है, गणित में ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में हमारा क्या नाम है थ्योरम्स होती हैं, तो उन थ्योरम्स को हम क्या नाम है बहुत कठिन थ्योरम जो होती है उसको हम स्पर्शीय माध्यम से या द्विग्रण के माध्यम से या रूपांतरण के माध्यम से नहीं समझा सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम उसे छोड़ दें, लेकिन वही हमको उस कंडीशन में करना चाहिए जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो। उसके बाद हमारा जो लास्ट सिद्धांत आता है वो आता है विकल्प का सिद्धांत। तो हमने यहाँ पे 4 सिद्धांतों का डिस्कशन किया है। पहला है द्विग्रण, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है छोड़ देना, चौथा है विकल्प। ठीक है, तो विकल्प में ये आता है जब किसी अधिगम सामग्री को दृष्टिबाधित बच्चे के समक्ष दृष्टिबाधिता के कारण हम प्रस्तुत नहीं कर सकते या उपरोक्त सिद्धांतों द्वारा नहीं बताया जा सकता। उपरोक्त सिद्धांत मतलब जो 3 हमने ऊपर के सिद्धांत पढ़े हैं, तो उनका विकल्प इन छात्रों को दिया जाता है कि जैसे पूर्ण दृष्टिहीनता की स्थिति में रंगों का ज्ञान नहीं दिया जा सकता, तब रंगों को वस्तु के साथ संलग्न कर सकते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि हमको बच्चे को बताना है कि सेब का रंग लाल होता है, अनार का रंग भी लाल होता है, लेकिन अब दोनों का रंग लाल है, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लाल रंग का कोई महत्व नहीं होता ना, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहे हैं, कलर्स कॉन्सेप्ट उनके अंदर होता नहीं है। तो हमें उसकी शेप के अकॉर्डिंग उसको बता सकते हैं कि ये क्या नाम है सेब है, इसकी आकृति ये है, इसका भी रंग लाल होता है, और ये अनार है, इसकी आकृति ऐसी होती है, तो इसका भी रंग लाल होता है। तो लाल रंग से वो परिचित नहीं है, लेकिन लाल रंग के नाम से तो वो परिचित है ना, कि जो सेब होता है और अनार होता है दोनों का रंग लाल होता है, इससे तो वो परिचित है। लेकिन वो लाल रंग कैसा होता है ये उससे परिचित नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सिद्धांत आते हैं, द्विग्रण का सिद्धांत, रूपांतरण का सिद्धांत, विकल्प का सिद्धांत और छोड़ देने का सिद्धांत। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया होगा कि जब हमारे पास वाइवा आता है, जब हम टेलम तैयार कर लेते हैं, अपने पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, हम जाते हैं अपने वाइवा देने के लिए, तो हमारे सामने ये सब अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो पूछा जाता है आपसे, आपका टीचर जो है वाइवा का जो एग्जामिनर आया होता है वो आपसे पूछता है कि जो भी आपने टेलम तैयार किया है वो उसके लिए आपने किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है या कौन कौन से निर्देश आपने अपनाए हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने टीचिंग करी थी, तो उसमें भी आपने टेलम बनाया था। तो जब आपने जो टेलम बनाया होगा तो आपके टीचर ने वाइवा में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप किया होगा कि ये टेलम आपने यही क्यों बनाया, मतलब ये जो टीचिंग के दौरान आपने टेलम ये क्यों बनाया, यही क्यों बनाया, दूसरा भी बना सकते थे ना। तो ये क्वेश्चन का जो मैं समझाऊंगी यहाँ पर, ये उससे मतलब उसका उत्तर आपको मैं पूरी आशा करूंगी कि इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कि आपने निर्देश क्या क्या मतलब अपनाए। ठीक है, तो पहला है कि अध्यापक द्वारा निर्मित अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो दृष्टि दिव्यांग छात्र को सरलता से समझ में आ सके, उसका वो लाभ उठा सके। फर्स्टली, जब भी कोई टीचर टेलम बनाता है, चाहे वो साइटेड के लिए हो चाहे वो ब्लाइंड के लिए हो, वो हमेशा ये ध्यान में रख के बनाना चाहिए
कि वो टीएलएम इतना मतलब लाभकारी हो कि उसको देखते साथ ही बच्चे को जो टॉपिक वो पढ़ने जा रहा है वो समझ में आ जाए। ठीक है, जब टीचर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा तो वो उसको पूरा ही समझ में आएगा। लेकिन फिर भी होता है ना कि हम बाहर की एक चीज देख के उसका कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। भाई अंदर तो हम तभी जान पाएंगे ना जब हमको उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए, तो वो अंदाजा लगने के लिए हमारा टेलेंट ऐसा बना होना चाहिए जो दृष्टि, यहाँ पे हम स्पेशली दृष्टि दिव्यांग बच्चों की बात करेंगे, सरलता से उसका वो लाभ उठा सके। सटीक मतलब बना होना चाहिए, मजबूत बना, सबसे पहले तो मजबूती उसमें होनी चाहिए और बहुत ज्यादा कंजस्टेड घना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो हमारा इसमें निर्देश आता है वो आता है सामग्री ऐसी निर्मित हो जो स्पर्श करने पे विकृत या टूट ना जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मजबूत होना चाहिए, मतलब मजबूत का मतलब ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी उसमें सामग्री लगा रहे हैं वो बहुत मजबूती से अच्छे से फेविकॉल के माध्यम से लगाई जाए, ताकि उसको अगर मान लीजिए आपके बनाने के बाद टीचर के द्वारा प्रयोग किया जाता है क्लासरूम में या बच्चे उसे स्पर्श करते हैं तो एक दो स्पर्श के बाद ही वो टूट ना जाए। ये तो सच है कि जब वो स्पर्श होगा तो वो नेचुरली सी बात है कि थोड़ा बहुत तो डिफेक्टेड होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो टूटे ना और वो क्या नाम है एकदम से खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा निर्देश आता है निर्माण के दौरान हम जो ध्यान में रखते हैं वो है कि जो भी आपने सामग्री बनाई है उसका ब्रेलीकरण बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। देखिए आपने जब भी आपने साइंस के डायग्राम्स देखे होंगे, मोस्टली डायग्राम्स तो बायोलॉजी में होते हैं, बायोलॉजी में देखे होंगे, तो आपने हमेशा देखा होगा कि बायोलॉजी के डायग्राम्स में, साइंस के डायग्राम में, एटलीस्ट मैथ्स के जो ग्राफ होते हैं उसमें भी क्या बना हुआ है, कहाँ पे क्या चीज है, एक मतलब लिखा रहता है, वो क्या है उसका नामकरण हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको जब आप दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी टेलम बना रहे हैं तो उसमें नामकरण जरूर करना चाहिए। ठीक है, और इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेल तो मस्ट है ही मस्ट, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए ब्रेल या हिंदी में लिखे, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है, मस्ट है ही वो। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिंट में भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपने ब्रेल में लिख दिया, आपको ब्रेल आती है, जो बच्चा देख रहा है उसको ब्रेल आती है, लेकिन जो अदर पर्सन, मान लीजिए आपका टेलम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा आपने टेलम बनाया, उसे ऑफिस में सजाया गया, क्लासरूम में सजाया गया। ठीक है, मान लीजिए आपके सेंटर में या आपके कॉलेज में कोई विजिटर बाहर से आते हैं, आपके टीलम को देखते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उनको तो ब्रेल जरूरी थोड़ी ना कि उनको ब्रेल आएगी, क्योंकि ब्रेल मतलब जो भाई ब्रेल पढ़ेगा उसी को आएगी, ये जरूरी नहीं है कि उसको आएगी। तो वो क्या नाम है एक नजर में देख के, नीचे जो आपने प्रिंट में लिखा होता है उसको देख के वो समझ जाए कि हाँ आपने क्या बनाया है। ठीक है, आपका चित्र ऐसा होना चाहिए, आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए, उसमें हर एक चीज का इस तरह से ध्यान रखा होना चाहिए कि किसी को आपसे पूछने की जरूरत ना पड़े कि यहाँ पे क्या है। अगर किसी भी बच्चे से किसी भी टीचर ने नहीं पूछा कि यहाँ पे क्या है या ये किस लिए बनाया गया है, तो समझ लीजिए कि आपका जो टेलम है वो बेस्ट है, आपने अपनी जो मेहनत करी थी वो सफल हो गई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लैश कार्ड बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्र स्पर्श का सीधा या उल्टा समझ सके। मतलब अब जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम फ्लैश कार्ड भी, छोटे बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड भी अपनाते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो साइटेड बच्चे होते हैं तो वो तो भाई चित्र देख के समझ जाते हैं कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो समझ जाएगा क्योंकि वो तो सीखा हुआ है। लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो तो भाई स्पर्श के माध्यम से ही समझ पाएंगे ना, तो उसके लिए सीधे उल्टे का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसको फिर आपसे ना पूछना पड़े, मतलब ब्लाइंड बच्चे को जिसको आप दे रहे हैं कि इसमें सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है। अगर वो आपसे सीधा पूछता है तो इट मीन्स आपने जो बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। उसके बाद हमारा आता है निर्मित सामग्री छात्र की आयु एवं कक्षा के अनुसार आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या नाम है एक पॉइंट है
कि जो भी टेलम आप बना रहे हैं वो कक्षा के अकॉर्डिंग और जो बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। ये नियम तो आपका जो साइटेड बच्चे होते हैं उसके लिए भी लगता है कि जो मतलब जो आप बना रहे हैं वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप पढ़ तो 8वीं में रहे हैं और आपने टेलम बना दिया 3rd क्लास का। अब जो 8वीं का बच्चा है उसके लिए सेब और ये त्रिभुज का कोई मतलब नहीं है, वो तो पढ़ के आ चुका है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए उसकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको टेलम बनाना है। और मैं तो ये कहूंगी कि टेलम के लिए जो आपकी बुक होती है, जो भी आप साइंस की बुक यूज कर रहे हैं, गणित की बुक यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस के लिए जो भी बुक यूज कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी चित्र दिए रहते हैं, टेलम दिए रहते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी होती है कि जो बुक में टेलम है आप उसी के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो आप ज्यादा सटीक अच्छा सा बना पाएंगे। क्योंकि जो किताब में चित्र बना रहता है वो कहीं ना कहीं बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग उसकी कक्षा के अनुरूप ही बनाया जाता है। उससे बेटर मतलब अगर हम सोचेंगे तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हो जाए। तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसके जैसा ही बना सके। लेकिन अगर बाई चांस वो थोड़े डिफिकल्ट है, हम नहीं बना सक रहे हैं, तो आप उससे इजी बनाइए, लेकिन कक्षा के अकॉर्डिंग और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रयास यह हो कि प्रत्येक अधिगम सामग्री कई उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या रहता है? शिक्षा का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे जो है कक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके, ठीक है। तो हमारा जो टेलम है, जो हम टेलम बना रहे हैं, जब हम कक्षा में जाते हैं तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो टेलम इस तरह से बना होना चाहिए कि हमारे अधिक से अधिक उद्देश्य, जो हम बच्चे को ज्ञान देना चाहते हैं, जिस टॉपिक के बारे में समझाना चाहते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा हम उसको सिखा सके, ताकि अगली बार जब हमको बच्चों को समझाना हो या बताना हो तो बच्चे ने उस टेलम के माध्यम से उस चीज को सीख रखा हो। यानी कि हमारे अधिक से अधिक उद्देश्य, बिना उद्देश्य के तो हम टीचिंग करते नहीं है, बिना उद्देश्य के तो हम क्लास में जाते ही नहीं है। हमारा कोई ना कोई एक एम रहता है ना कि आज हम यहाँ क्लास में जा रहे हैं, आज हमें इस मतलब उस तक बच्चों को समझाना है, ये हमको आज बच्चों को सिखा के आना है, हमारा एक एम रहता है ना। तो वो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टीएलएम जो है हमारा अधिक से अधिक होना चाहिए, हम उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम सामग्री का निर्माण सामान्य एवं सरल विधि से किया जाना चाहिए। ये भी बहुत इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी टेलम का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत इजी मेथड से होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट मेथड से नहीं। अगर आप बहुत डिफिकल्ट मेथड से उसको बनाएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, फिर आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, फिर अच्छे बनते बनते वो खराब हो जाएगा। तो सरल विधि से, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सामान्य सा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंजस्टेड या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य और सरल विधि से ही आपको बनाना चाहिए। आपको भी बनाने में इंटरेस्ट आना चाहिए, आपका उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए और अगले को समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सामग्री का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो छात्रों के लिए घातक ना हो। मतलब ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप टेलम बनाते हैं तो उसमें कोई भी नोकीली चीज नहीं लगानी चाहिए जिससे बच्चों के लिए क्या नाम है नुकसानदेह हो। कभी मतलब हम ये नहीं होता कि हम केवल 3D मॉडल या 2D मॉडल केवल दृष्टि दिव्यांग बच्चों की क्लास में ही लगाते हैं। ये साइटेड क्लासेस में भी लगते हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, सब क्लासेस में लगते हैं। लेकिन चाहे वो दृष्टि दिव्यांग बच्चा हो चाहे वो सामान्य बच्चा हो, हमको ये ध्यान में रखना ही चाहिए कि कोई भी नुकीली धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चा होता है उसको तो पता नहीं होता भाई ये नुकीली चीज है उसको नुकसान दे देगी। अगर कोई हम साइटेड बच्चे की बात करें तो उसको तो पता नहीं होता, लेकिन वो अगर बाई चांस टच करता है या वो करता है तो उसको नुकसान हो सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है सामग्री छात्रों की रुचि में वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, टेलम जो है आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, बच्चे बार बार उसको देखें, इंटरेस्ट उनका जागे। मतलब देखिए जो छोटी एज के बच्चे होते हैं, जो 8वीं तक के एज के जो बच्चे होते हैं, वो उनके अंदर प्लेइंग होता है, वो खेलने में बहुत रुचि करते हैं।
खेल के माध्यम से ही वो सीखते हैं। तो उनकी शिक्षा में भी, उनकी क्लास में भी खेल रहता है। तो इसीलिए जो आपका टेलम है वो रुचिकर होना चाहिए, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जागना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, मतलब रुचिकर होना चाहिए, जिससे बच्चे उसको छूने के लिए आपसे बार बार मांगे, आपसे ये कहें कि हमें ये देखना, हमको ये बहुत पसंद आया, ये मतलब घर जाके आपके टेलम की डिस्कशन करें। तो रुचिकर पैदा होनी चाहिए बच्चों के अंदर, ठीक है। इसके बाद है कि बहुत बड़ा और बहुत वजनदार भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं, मैंने अपनी क्लास में देखा है, बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, वो खुद नहीं उठा पाते हैं। तो जब वो खुद उस टेलम को नहीं उठा पा रहे हैं, तो सोचिए कि जब वो टेलम आप क्लासरूम में लेके जाएंगे तो कैसे उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप करेंगे बच्चे के सामने, कैसे आप उसको दिखाएंगे। इतना बड़ा है वो बच्चा भी, पता नहीं कौन से कोने से छूता है, कौन कहाँ पर जाता है, समझ नहीं पाता है। भाई जो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है या जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो कैसे जानेगा कि इसके अंदर क्या सम बना हुआ है। तो इसीलिए टेलर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत वजनदार भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी भी एक मतलब माप होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना चाहिए टेलर भी। ज्यादा वजन बना देंगे तो भी दिक्कत आएगी आपको भी। आप मान लीजिए उठा भी लेते हैं, लेकिन बच्चा है वो आपसे छोटा है ना, वो तो नहीं उठा पाएगा अभी मान लो, या उठाएगा तो एक बार में थक जाएगा, फिर दोबारा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जैसे कि मैंने इसमें पहला पॉइंट बताया था इससे पहले कि रुचिकर होना चाहिए। तो जब वो वजनदार हो जाएगा तो रुचिकर नहीं रहेगा ना, इसीलिए, ठीक है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है कि अधिगम की वास्तविक आवश्यकता हो उसी का निर्माण किया जाए। मतलब ये है कि मतलब टेलर जब आप, अगर आपको रियल ऑब्जेक्ट में मिल रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रियल है, रियल ऑब्जेक्ट्स में वही लेके जाएं आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब आप उसका बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, उससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो रियल में आपको मिल जाए उसको लेके जाए, क्योंकि वो ज्यादा सटीक रहता है। बच्चा अपनी डेली लिविंग में उसको यूज करता है, उसको देखता है, उसको समझता है, तो उसको वो जो उसकी नॉलेज होती है, जो उसका ज्ञान होता है, वो बहुत दूर तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया वाइवा का कंप्लीट कि हमारे बनाते समय निर्देश क्या क्या मतलब हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब हमारा ये आता है कि जो आप टीएलएम क्लास में बनाएंगे, जो पेपर के अकॉर्डिंग आपको 2 टीएलएम बनाने हैं, उसके उदाहरण क्या क्या, मतलब आप कौन कौन से टीएलएम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो पहले बताया ही है कि टीएलएम आपको जो आपके बुक रहती है, देखिए वो ऑथराइज्ड होती है, वो बिल्कुल चेक होती है, उसमें जो भी चित्र बना होता है बहुत ऑथेंटिक होता है वो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप में इंटरेस्ट जाग रहा है कि हम कुछ चित्र बनाएं, तो आप कौन कौन से प्राइमरी लेवल पे बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे गत्ते पर निर्मित स्पर्शीय चित्र आप बना सकते हैं। मतलब आप स्पर्शीय चित्र बनाने के लिए क्या नाम है, गत्ते का प्रयोग करेंगे, थर्माकोल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि थर्माकोल जो होता है वो टिकाऊ नहीं होता है। थर्माकोल पे अगर आप चित्र बनाए, वो डायग्राम बनाएंगे तो वो टिकाऊ नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि जो गत्ता आता है, जो मतलब हार्डबोर्ड आता है, हार्डबोर्ड के ऊपर ही आप चित्र बनाएंगे। उस दूसरा चित्र बनाने के लिए आप किन किन सामग्रियों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऊन हो गया, रुई हो गई, ठीक है। ऊन भी आप कोशिश करिए जिसके रोए ना मतलब उठते हैं, और साइडों से उस तरह के ऊन नहीं, जो प्लेन ऊन रहती है वही। वैसे थ्रेड सही रहता है, पतला धागा आता है, पतली वायर आती है, आप उससे बना सकते हैं। रुई बहुत मतलब अच्छी लगती है देखने में, रुई से बना सकते हैं। नारियल का जो जूट आता है, नारियल का देखिए वो जो ऊपर का आता है, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो मैंने बताया, चमकीली कागज आते हैं मार्केट में, है, और सजावटी चित्र मतलब चीजें मिलती है मार्केट में, ये सब चीजें मिलती है, स्पार्कर मिलता है, उसके माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप कागज की पवन चक्की बना सकते हैं, बहुत इजीली पवन चक्की, कागज से जो क्या नाम है मोटे वाला कागज आता है, जो चार्ट पेपर आता है, उससे आप पवन चक्की बना सकते हैं, ठीक है। विभिन्न मानकों को, जो मोती होते हैं, मानक होते हैं, और क्या नाम है रबर्स वगैरह होते हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। माचिस की तीली होती है, कॉटन बर्ड्स होती है, उसको आप प्रयोग करके आप क्या नाम है कोई भी चित्र बना सकते हैं। और ये स्टिक्स आती हैं जो आइसक्रीम वाली आती हैं, इससे आप बना सकते हैं।
पहेली बॉक्स बना सकते हैं, आकृति बॉक्स बना सकते हैं, कागज की विभिन्न आकृतियों की टोपियां बना सकते हैं, मतलब कागज से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बटन होते हैं, बटन से बना सकते हैं। और क्या नाम है, मिट्टी को भी आकृति देकर आप बना सकते हैं। लकड़ी होती है, आपने देखा होगा कि लकड़ी से भी मार्केट में बने बनाए बहुत सारे खिलौने आते हैं, ट्रेन आती है। अगर आपको ट्रेन का बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट बच्चे को देना है कि ट्रेन किस तरह की होती है, तो लकड़ी की मार्केट में बनी हुई बहुत सुंदर आती है, आप स्वयं भी उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ उदाहरण होते हैं जो हमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ध्यान में रख के बनानी चाहिए। अब किसी बच्चे को अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना है या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। हेलो हेलो जी मैम, एक बच्चे ने हाँ जी, एक प्रश्न किया है, श्रवण गुर्जर ने। संवेदना उद्दीपन के लिए नरम और खुरदरा की पहचान के लिए TLM कैसे बनाएं? किसमें सर? संवेदना उद्दीपन के लिए हाँ जी, जैसे नरम या खुरदरा की पहचान के लिए TLM कैसे बनाएं? अच्छा, देखिए सर, नरम के लिए तो आप बना सकते हैं कि जैसे आप झरना दिखा सकते हैं, झरने में आप रुई लगा सकते हैं, पानी भी व्हाइट होता है, उसको हल्का सा आप नीला ऊपर से कलर कर सकते हैं, तो वो एकदम झरने के रूप में वो आपको नजर में आएगा, सॉफ्टनेस के उसमें। ठीक है, और अगर आपको कहीं रतेला, जैसे आपको रेगिस्तान दिखाना है, तो उसमें आप स्पार्कल डाल सकते हैं। स्पार्कल जो होता है नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन हल्का सा खुरदरा होता है वो, तो आप उसको दिखा सकते हैं। हेलो हेलो जी मैम, जी मैम, आवाज आई आपकी। श्रवण सर, गुर्जर, हमें आशा है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। क्या कोई और बच्चे का कोई प्रश्न है? कमेंट बॉक्स में सोनिया बिटिया ने एक प्रश्न पूछा था, मैम अगर इंग्लिश ब्रेल में ब्रेलीकरण करते हैं तो प्रिंट में भी इंग्लिश का ही होना चाहिए, यदि हिंदी में कर दें तो क्या हो जाएगा? नहीं, अगर आपने इंग्लिश में किया है तो उसका इंग्लिश में ही होना चाहिए। देखिए, आपने किताबें देखी होंगी, किताबों में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि हिंदी के नीचे इंग्लिश या इंग्लिश के ऊपर हिंदी लिखी हुई है। आपको लैंग्वेज में, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश में ही ऊपर भी उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी में बाई चांस लिखते हैं तो आप उसका ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप उसको उसी लैंग्वेज, मतलब उसी में लिखेंगे। अगर आपने ग्लोबल लिखा है तो अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं ऊपर, तो आपको ग्लोबल ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में ग्लोबल नहीं लिख रहे हैं, सपोजेड हिंदी में लिख रहे हैं लैंग्वेज में, तो आपको ग्लोबल ही लिखना पड़ेगा। हेलो जी, आवाज आ हाँ रही जी, है आपकी आवाज। जी सर। मुझे आशा है कि सोनिया बिटिया को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कुछ बच्चों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। हाँ जी, जैसे राजीव ने लिखा, TLM छात्र के साथ साथ अध्यापक को भी अध्यापन में सहायता करता है। अवश्य राजीव ने एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है मैम। मैं सारे आज जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा, राजीव के शब्द हैं, मैं सिर्फ उसे ध्वनि दे रहा हूं। छोटी हाँ उम्र जी, के बच्चे जिज्ञासु होते हैं, इसलिए तो रूसो ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है। हाँ जी, राजीव, आपके शायद भाव ये हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, किसी भी बच्चे को जब हम विषय की विशेषज्ञता, विषय का अध्ययन कराएं तो उसे शोध परक रखें और बच्चे को विभिन्न आयामों से सीखने समझने हेतु खुला छोड़ें, न कि रट्टू तोता बनाने पर विशेष ध्यान दें। अगर बच्चा हमारी बात को किसी दूसरे एंगल से समझता है, अपनी बात को मेरे रटे रटाए शब्द से न कहकर अपने किसी दूसरे भाव से कहता है, तो अध्यापक को अपने मस्तिष्क को इतना खुला रखना चाहिए कि वह उसे स्वीकार कर ले, जिससे बच्चा प्रत्येक क्षण एक शोधार्थी के रूप में, विद्यार्थी के स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित रहे। तो राजीव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपने एक कोट दिया और एक बहुत अच्छी बात कही। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि क्या किसी और बच्चों के, हाँ, एक बच्चे ने पूछा है
राजीव ने ही शायद पूछा था, टीएलएम टिकाऊ होना चाहिए और नुकीली चीजों का प्रयोग न हो क्योंकि इसमें बच्चों की स्पर्श क्षति हो सकती है। सत्य है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक सोनिया का प्रश्न है, मैम जो टीएलएम जटिल होता है, मैम आप सुन रही हैं? हाँ जी सर। जी जी, जो जटिल टीएलएम होता है उसके एक एक पार्ट को कैसे समझाएंगे, सोनिया का प्रश्न है। अच्छा, जो जटिल टीएलएम होता है उसके एक एक पार्ट को कैसे समझाएंगे? देखिए मेरा ये मानना है, मतलब जो मैं कराती हूँ क्लास में, कि जो भी जटिल टीएलएम है, अगर उसके एक एक पार्ट को हम कोशिश करें कि हम अलग अलग बना, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अलग अलग बना के रख लें, बच्चे को पहले उसका अलग अलग भाग दिखाएं, उसके बाद जो उसका वास्तविक हमने पूरा चित्र बनाया है वो बच्चे को दिखाएं, तो मुझे लगता है बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। और होता भी ऐसे ही है, छोटी क्लासेस में सटीक इसमें ज्ञान दिया जाता है। हेलो। हाँ, तो हमें लगता है कि सोनिया को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं कमेंट बॉक्स जहां तक देख पा रहा हूं मैम कि और किसी का प्रश्न तो नहीं आया। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो। गुड आफ्टरनून मैम। मैम जैसे बेटा, हम लोग जैसे वीआई बच्चों के लिए जब जैसे हम लोग ग्लोब का लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उसका हमें टीएलएम भी अगर हम बनाए तो उसको कैसे बनाए कि बच्चों को उसे अच्छे से समझा पाए। ग्लोब का? यस मैम। हेलो। यस मैम। अच्छा, यस। जैसे आपने क्या नाम है, ग्लोब का जो टीएलएम आप बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे ग्लोब में आपने देखा होगा कि अलग अलग जो देश होते हैं वो दिखाए जाते हैं, है ना? पूरा ग्लोब का मतलब यही होता है। तो जैसे आप, मेरा ये है कि आप एक वो ले लीजिए, बोर्ड ले लीजिए, और उसमें आप जैसे भारत बनाना है, पहले उसका नक्शा बना लीजिए, केवल भारत का नक्शा बनाइए। फिर भारत के साथ जो सटे हुए देश हैं, केवल उनके नक्शे बनाइए, ठीक है? और उसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ग्लोब में तो आप बना नहीं पाएंगे, उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, धागे से। इस तरह से आप बना सकते हैं, आधा एक में आधा एक में। और फिर बच्चे को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जो भी आप समझाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, बता सकते हैं कि ग्लोब में इस डायरेक्शन में ये वाला देश होता है। हेलो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। हमें आशा है कि सभी बच्चों के अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जो बच्चे कम सुन पाए हो, नहीं सुन पाए हो, या बीच में कोई व्यवधान आया हो, उनके लिए आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया है। इस पे इस 1 घंटे की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी और पुनः इसको देख सकते हैं और अपनी समझ को आगे बढ़ा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अगर किसी बच्चे का कुछ ऐसा रहता है कि जो उसे बाद में समझना है या नहीं समझ में आया, तो वह हम लोगों से प्रश्न करके अगले किसी कार्यक्रम में भी पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं। आपका अगला जो क्लास का समय है वह 3 बजे से है। जैसा आपको मालूम है, आज 2:50 से लिंक एक्टिव होगा और डिस्कवरी मेथड उस दिन आपने पढ़ा था, आज आपको प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताया जाएगा। तो सभी बच्चे 2:50 पर अब लिंक से जुड़े। अभी के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका और सभी श्रेष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी प्यारे बच्चे लेफ्ट कर जाए, भोजन वोजन करें, उसके बाद 2:50 से फिर आएंगे क्लास में।